हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राहुल सिंह और बूस्टर क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप भी घर से ही ऑनलाइन पढ़कर हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने घनकोण, विद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय को डिटेल में पढ़ा। तो जो बच्चे अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके किसी अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रेखीय आवेश है जिसका रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा, और हम लोग को इससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि जब भी गॉस के प्रमेय का प्रयोग करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, आवेश को किसी गॉसियन पृष्ठ से घेरते हैं। अब गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार होना चाहिए कि उसके किसी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको घन से नहीं घेर सकते हैं, क्योंकि घन से यदि घेरेंगे तो हम जानते हैं कि कोने की दूरी अधिक हो जाएगी और जो फलक होंगे, जो पृष्ठ होंगे, उनकी दूरी कम होगी, जिसके कारण तीव्रता में अंतर आ सकता है। फिर वैसे ही हम लोग गोले से भी नहीं घेर सकते हैं, क्योंकि यदि इसको गोले से घेरा जाए तब भी दूरी में अंतर आने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अंतर आ सकता है। तो हम लोग इसको घेरेंगे बेलन से, यानी बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से घेरेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और लंबाई स्मॉल l है। मतलब एक ऐसे बेलन से घेरेंगे जिसकी त्रिज्या स्मॉल r होगी। r इसलिए लेंगे, मतलब जो भी दूरी होगी वही त्रिज्या लेंगे, क्योंकि यह बिंदु P तभी इस बेलन के पृष्ठ पर स्थित होगा। और इसकी लंबाई मान लीजिए कि l ले लिया गया है। और हम जानते हैं कि जो रेखीय आवेश घनत्व होता है वह आवेश बट्टा लंबाई के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो लैम्डा होगा, देखेंगे रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू Q अपान L, जहां पर Q क्या है, इस बेलन के अंदर जो आवेश है उसकी मात्रा है, और लंबाई क्या है, तो बेलन की लंबाई है। तो लैम्डा इक्वल टू Q अपान L। तो यदि Q का मान ज्ञात करना हो तो Q इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा L। इसको बना दिया जाए इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस बेलन में 2 प्रकार के पृष्ठ हैं। ये ऊपर और नीचे जो दिख रहा है वो समतल पृष्ठ है, और जो यह वाला पृष्ठ है वह वक्र पृष्ठ है। मतलब इसमें 2 प्रकार के पृष्ठ है और सभी पृष्ठों से उत्सर्जित होने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस पृष्ठ पर, वक्र पृष्ठ पर। तो वक्र पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ ले लेंगे जिसका क्षेत्रफल मान लिया जाए कि ds है, क्षेत्रफल ds है। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा इधर होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा त्रिज्यता बाहर की तरफ होती है। ये हो गया वेक्टर E। और जो यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल है उसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा इधर ही होगी। ये हो गया वेक्टर ds। लेकिन यदि इस पृष्ठ की बात की जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर भी कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल है ds, तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, तो ds की दिशा इधर हो जाएगी। और जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा तो हमेशा त्रिज्यता बाहर की तरफ ही होती है। तो इस रेखीय आवेश के कारण त्रिज्यता दिशा किधर होगी, इधर होगी। तो हो गया वेक्टर E। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों पृष्ठों से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम समतल पृष्ठ के लिए ज्ञात करेंगे। समतल पृष्ठ के लिए या समतल पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स
मान लिया जाए कि फाइव वन है, तो फाइव वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कास, और ई और डी एस के बीच में हम लोग देख रहे हैं समतल पृष्ठ के लिए कोण कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे कास 90। और हम लोग जानते हैं कि कास 90 डिग्री का मान होता है 0, और जब 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी फाइव वन का मान हो गया 0। अब हम लोग को वक्र पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है उसका मान ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, मान लिया जाए कि अब फाई टू है, तो फाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, और कास थीटा होता है तो यहाँ पर कास थीटा का स्थान पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि वक्र पृष्ठ के लिए जो विद्युत क्षेत्र है और जो क्षेत्रफल सदिश है उन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगी। अब यदि कास 0 का मान रख दिया जाए यहाँ पर, तो कास 0 का मान होता है 1, और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पूरा होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ये हो गया फाई टू का मान। अब यदि संपूर्ण फ्लक्स ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू, और हम लोग क्या करेंगे, फाई वन का मान यहां से रखेंगे, फाई वन का मान कितना है, 0 है, फाई टू का मान कितना है, तो यार होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस के बराबर है, यानी जो फाई ई का मान है वो हो गया होल इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस के बराबर। अब हम देख रहे हैं कि जो वक्र पृष्ठ है उस पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता हर जगह हर बिंदु पर समान होगा, यानी वह नियत है, और जब नियत है तो ई को हम लोग इसके बाहर कर सकते हैं, ये हो जाएगा पूरा फाई ई इक्वल टू ई होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और हम जानते हैं होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मान क्या होगा, मतलब जो यह वक्र पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है उसके बराबर होगा, और हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का, किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, यह होता है 2 पाई आर एल के बराबर, यानी हम लोग होल इंटीग्रेशन ऑफ डी एस के स्थान पर रख सकते हैं 2 पाई आर एल, रख दिया जाए तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, इसको बना दिया जाए इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हम लोग गॉस के प्रमेय से जानते हैं, किंतु गॉस प्रमेय से हम जानते हैं कि जो संपूर्ण फ्लक्स होता है, मतलब किसी आवेश से उत्सर्जित जो संपूर्ण फ्लक्स होता है उसका मान कितना होता है, ये होता है फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग गॉस के प्रमेय में पढ़ चुके हैं। अब यदि यहाँ पर क्यू का मान रखना हो तो समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, और समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू के स्थान पर लिख सकते हैं लेमडा एल, यहाँ पर लेमडा क्या है, रेखीय आवेश का रेखीय आवेश घनत्व है, और एल क्या है, तो जो हम लोग गॉसियन पृष्ठ खींचे हैं, मतलब जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचे उसकी लंबाई है, तो हो गया लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको बना दिया जाए इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन है। अब यदि समीकरण 2 और 3 की तुलना कर दी जाए, समीकरण 1, 2 तथा 3 से यदि इसकी तुलना की जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें
यह भी फाई का ही मान है और यह भी फाई का ही मान है, यानी इसमें लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो जितने भी अन्य राशियां अन्य व्यंजक हैं उनको उधर भेज देंगे। तो E इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एल अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, एल से एल कैंसिल हो गया और क्या बचा है E इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस तरह से किसी अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। अब गॉस का प्रमेय लागू करते समय हमेशा एक बात पर ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत फ्लक्स वाले फार्मूले से पहले हम लोग विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। मतलब जितने भी पृष्ठ बनेंगे, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे कि उस आवेश को, मतलब जिस आवेश के कारण हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी, उस आवेश को किसी गॉसियन पृष्ठ से घेरेंगे और जो गॉसियन पृष्ठ होगा उसके प्रत्येक पृष्ठ से होकर निकलने वाला पहले विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। ऐसे पहला स्टेप ये हो गया। उसके बाद से हर बार गॉस के प्रमेय से यह फार्मूला लिख देना है और दोनों की तुलना कर देनी है। तो पहले जो हम लोग ज्ञात किए रहेंगे वो भी क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का ही मान होगा, और जो गॉस प्रमेय से हम लोग ज्ञात करेंगे वो भी विद्युत फ्लक्स का ही मान होगा, मतलब संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का ही मान होगा। अब जब दोनों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, उसका मान ज्ञात हो जाएगा। यहाँ तक यदि क्लियर हो गया हो तो नोट कर लीजिए। अभी हम लोग देखे हैं कि जो रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम होता है E इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। इस फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर हो जाएगा 2 लेमडा अपान आर। मतलब 2 से 4 काटेंगे तो यहाँ पर फिर 2 ही हो जाएगा। ये हो गया E का मान। ये तो हो गया इसका परिमाण। अब यदि दिशा की बात की जाए तो हम जानते हैं कि हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यता बाहर की तरफ होती है। तो मतलब जो रेखा से जो त्रिज्या बनाई गई है, जो मतलब r दूरी लिया गया है, उसके दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यानी इसको यदि सदिश रूप में लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सदिश रूप में हो जाएगा यह वेक्टर E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान r इंटू आर कैप, यानी डायरेक्शन हमेशा त्रिज्यता बाहर की तरफ है। अब यदि r और E के बीच वक्र खींचना हो तो मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर 4 है। यदि समीकरण 4 को देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि जो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो कांस्टेंट है, जो 2 है वो भी कांस्टेंट है, और जो लेमडा है वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो भी नहीं बदल रहा है। इसमें बदल क्या रहा है, बस दूरी बदल रही है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि जो E है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपान r के, यानी दूरी बढ़ाने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटने लगती है। अब यदि E और r के बीच ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होगा। मान लीजिए कि इधर r है यानी दूरी है और इधर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ई आर ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर है, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी जो दूरी बढ़ाते जाएंगे त्यों E का मान कम होता जाएगा। देख रहे हैं हम लोग कि जो आगे बढ़ रहे हैं इस ग्राफ में, इधर त्यों क्या होता जा रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है और अनंत दूरी पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी जब R का मान अनंत होगा, इनफिनाइट होगा, तब E का मान 0 हो जाएगा। यानी जो यह ग्राफ है वह अनंत बिंदु पर जाकर इस ग्राफ से मतलब R अक्ष से मिल जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी। तो चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया जाए। तो क्वेश्चन है, किसी रैखिक आवेश से 2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जबकि रैखिक आवेश का रैखिक आवेश घनत्व 10⁻⁸ कूलाम पर मीटर है। तो यहाँ पर क्या क्या दे दिया है, दूरी दे दिया है,
R इक्वल टू है 2 मीटर, और जो रैखिक आवेश घनत्व है लेमडा का मान दे दिया है 10⁻⁸ न्यूटन कूलाम पर मीटर। अब हम लोग को ज्ञात करना है रैखिक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू होता है 1/4πε0 2 λ/r। अब इसमें सबका मान रखेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा, इसका मान होता है 9 × 10⁹ इंटू 2, लेमडा का मान कितना है, लेमडा का मान है 10⁻⁸ और r का मान क्या है, r का मान है 2। तो सबसे पहले तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E का मान कितना हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻, यहाँ पर +9 था और यहाँ पर 10⁻⁸ है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा +1, यानी 9 × 10 ही बनाएगा बस। या इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू 90 न्यूटन पर कूलाम। ये हो गया इसका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें।